हेलो। जी, जी। तो जी सर। मैं आपसे 2 लिंक्स शेयर करता हूँ। एक अच्छा। कॉलर आए थे स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम में, हुँ, मेरे हुँ। ख्याल से उनका नाम सैफ था। हुँ, उन्होंने हुँ। 2 क्वेश्चन किए थे तो उसमें सैफ ने पूछा था, सैफ ने बात की थी हाँ, एवोल्यूशन पे। हाँ, हाँ। तो हुँ, हुँ। उसमें तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, उन दोनों ही क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़े-थोड़े 2 सेट्स मैं ऐड करता हूँ। फिर अगर आप उसका अगर टुकड़ा निकालें सर तो आपने मुझे लिंक किधर भेजा है? मैं अभी इधर भेजता हूँ प्राइवेट आपको। चैट में डाल दें। हुँ। मैं आपको 2 लिंक्स एक फाइल हुँ, हुँ। भेजूँगा और एक लिंक है, ठीक है? अच्छा, चलें ठीक है। तो हुँ। ये लिंक है, ठीक है जी, और फाइल मैं आपको भी भेज रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ। उन्होंने पहले आप ज़रा लिंक खोल लें, ये नेशनल ज्योग्राफिक का एक लिंक मैंने आपको भेजा हाँ, है। ये मेरे ख़्याल है आपने और मैंने इस पे पहले बात की भी हाँ, हुई हाँ, है। बिल्कुल की हुई है। हमने आज की हुई है उन्होंने बात। हाँ, हुँ। हमने की हुई है आपस में बात। अ, वो उन्होंने 2 क्वेश्चन्स पूछे थे। एक तो उन्होंने ये पूछा था कि जो बॉडी प्लान्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के, उनके अंदर सिमेट्री क्यों होती है? हुँ। ठीक है? तो भाई बात ये है कि कोई सिमेट्री जो है वो कोई गिवन कोई रूल नहीं है। वो अगर एवोल्यूशन फेवर कर रही है, अगर वो सर्कमस्टेंसेस में सिमेट्री जो है वो फेवर कर रही है तो सिमेट्री इवॉल्व करेगी। अदरवाइज एसिमेट्री इवॉल्व करेगी। एज एन एग्जांपल आपके सामने ये सबसे बड़ी एग्जांपल जो आपकी फ्लैट फिश की डिफरेंट स्पीशीज है, इधर ये फ्लाउंडर की एग्जांपल दी हुई है, ये एक हाईली एसिमेट्रिक इसके अंदर एवोल्यूशन हुई है। हुँ, हुँ, ओरिजिनली हुँ। इसकी आँखें आप देख लेंगे इसके मुँह की ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है? वो आँखें ऑपोज़िट साइड पे होती हैं मछलियों की, ठीक है? हुँ। जी, जी। तो ये जो फ्लैट फिश है, ये जब क्या कहते हैं बिल्कुल सी बे ऑफ द बेड जो 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 बेड ऑफ द सी है, बिल्कुल जो बॉटम है, वहाँ पर जाकर इसने जब अपना एक कह लें कि एक नीश जब बनाया, उस वक़्त जो इसकी नीचे वाली आँख थी, वो किसी काम की नहीं थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता एवोल्यूशन में ये आँखें दोनों एक साइड पर उसके आ गई हुई हैं, ठीक है? और ये हाइली हुँ। एसिमेट्रिक है। अ, वैसे आप देख सकते हैं कि इसकी मुँह की ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है? आमतौर पर 2 ऑपोज़िट साइड ऑफ द माउथ पे आँखें होती है मछली की। तो ये एसिमेट्री इवॉल्व की है। ये सिर्फ़ ज़ाहिर-सी बात है कि अगर जो बिल्कुल नीचे जो आँख है उससे तो कुछ गेन होना नहीं है, नीचे तो कुछ उसने देखना नहीं है और सब कुछ तो उसके ऊपर है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये इवॉल्व की, ये बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसकी अब तो जो जेनेटिक बेसिस हैं इस एसिमेट्री के इवॉल्व होने की, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। ना सिर्फ ये कि ये आँखें इसकी एसिमेट्रिक है, बल्कि अंदर भी बॉडी के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है। और यानी इसका जो ब्रेन की जो 2 साइड्स हैं, वो भी काफ़ी एसिमेट्रिक हैं। वो वाली साइड जो कि ऊपर वाली साइड पे जो इसकी समझें जो स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है, उसके साथ जो कनेक्टेड है ब्रेन का पार्ट, ऊपर वाली साइड पर उधर ज़्यादा नर्व्स हैं और वहाँ पर वो साइज़ भी उसका बड़ा है। तो वो ब्रेन में भी इसकी एसिमेट्री है। तो बॉटम लाइन ये कि एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सिमेट्री एक स्ट्रक्चर है, बायलैटरल सिमेट्री जिसे कहते हैं, वो है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे और एसिमेट्री आपके लिए सर्वाइवल एज है, तो वो चीज़ इवॉल्व कर जाएगी। तो ये कोई रूल नहीं है। तो पहली तो ये बात थी। एक तो क्वेश्चन उनका सिमेट्री से रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन-सी ऐसी अ, चीज़ें हैं जो कि लैक ऑफ डिज़ाइन का और बेसिकली एविडेंस ऑफ बैड डिज़ाइन है। तो उसके लिए हाँ। आपको मैंने जो पेपर भेजा है, हाँ, वो मैंने खोल लिया। वो ज़रा हुँ। खोलें। इस पर बात करते हैं। इस पर भी हमने तो पहले बात की हुई है ऑफ़लाइन, हुँ। तो लेकिन आज ज़रा इसको ज़रा इसमें 5-1 मिनट लगाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये मैंने फिर आपको बगैर हाइलाइटेड वाला वर्ज़न भेज दिया। चलिए कोई नहीं, वैसे ही लेट्स गो थ्रू इट, ठीक है? हुँ, हुँ। तो बात ये है कि जो आपकी बैक की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आपको पता है ह्यूमन्स में तो बैक की प्रॉब्लम वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्म। बहुत सारे लोगों को, बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इन वन फॉर्म और द अदर बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं और प्राइमरीली वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी डिस्क जो है
जो वर्टिब्रा दो मोहरों के दरमियान एक थोड़ी-सी जो सॉफ्ट जेली टाइप जो चीज़ है उसको डिस्क बोलते हैं। आपने आम तौर पे सुना होगा जो स्लिप डिस्क होगी, ठीक है? तो वो जब स्लिप डिस्क होती है, वो दरअसल होता यही है कि वो जो जेली टाइप मटेरियल है वो ooze आउट कर जाता है और वो एक साइड पर ज़्यादा होने लगता है जिसकी वज़ह से वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेस करने लगता है और आपको किसी भी किस्म का सिम्पटम हो सकता है। कभी नमनेस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन किस तरह की नर्व जो है वो कंप्रेस हुई है या आपको पेन होना शुरू हो सकती है किसी भी टाइप की। असल में मसला आपका कहीं और होता है, मसलन वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तो सिर्फ़ उस नर्व को जो दिमाग के साथ कनेक्टेड है, वो जो डिस्क है वो उसको प्रेस कर रही है। आपको लगता है कि आपकी टाँग में पेन हो रही है, जिसको मतलब जो आपकी जो सायाटिका की जो पेन है, वो आप टाँग को देखते रहते हैं, लेकिन दरअसल आप ये समझें कि आपकी वो उस केबल के ऊपर वो सिग्नल आ रहा है एंड इट इज़ जस्ट बीइंग हाइजैक्ड इन द मिडल। दरमियान में कोई उसी केबल के ऊपर एक सिग्नल जा रहा है, तो आपका दिमाग परसीव कर रहा है कि ये तो मेरी टाँग में मसला है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो अ, सबसे ज़्यादा आप इसको ज़रा इसका बैकग्राउंड पढ़ें। वो कह रहे हैं कि जी मैं पहला जुमला उसका पढ़ता हूँ। रीसेंट स्टडी सजेस्ट that there is a relationship between intervertebral disc herniation and vertebral shape. यानी जो जो डिस्क स्लिप होती है उसका और जो मोहरों की जो शक्ल है उनके दरमियान कोई कनेक्शन है। ठीक है, मैं जल्दी से आगे पढ़ देता हूँ कि ह्यूमंस आर मोर कॉमनली अफ्लिक्टेड विद स्पाइनल डिजीज देन द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स. And one suggested explanation for this is the stress placed on the spine by bipedalism. यानी हमारी बॉडी जो है वो दो पैरों पर चलने के लिए इवॉल्व ही नहीं हुई हुई और जो इसी वजह से इंसानों के अंदर ये जो स्पाइनल डिजीजेस ज्यादा हैं क्योंकि वो हमारी जो वर्टिब्रा की जो शेप है वो इसलिए इवॉल्व ही नहीं हुई कि वो सारा वजन जो है बर्दाश्त कर सके, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, इस ये एक ज़रा इसको ज़रा ऊपर करिएगा, मैं जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन तो इसका टाइटल इस पेपर का टाइटल पढ़वा दें, ऊपर करें। अच्छा, इन्होंने लिखा है द एंसेस्ट्रल शेप हाइपोथेसिस। ये एक पुराना हाइपोथेसिस है। ये पेपर में ये हाइपोथेसिस प्रेज़ेंट नहीं कर रहे, ये एविडेंस प्रेज़ेंट कर रही है इस हाइपोथेसिस की सपोर्ट में। तो जस्ट टू लेट यू नो कि वी आर नॉट जस्ट साइटिंग अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इस पेपर में उसका सपोर्टिंग एविडेंस क्या कहते हैं दिया गया है। अब मैं बताता हूँ एंसेस्ट्रल शेप हाइपोथेसिस क्या है। एंसेस्ट्रल शेप हाइपोथेसिस ये है कि हमने हमारी अ, जो बैक प्रॉब्लम्स का रीजन है वो ये है कि जी हमारे जो वर्टिब्राज हैं, जो मोहरे हैं, उनकी जो शेप है, वो हमारे एंसेस्टर्स से मिलती है, यानी ओरंगुटैन से, चिंपैंज़ी से, कॉमन किसी एंसेस्टर से जो कि हम जो वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इसे एंसेस्ट्रल शेप हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब इसकी सपोर्ट में उन्होंने एविडेंस क्या कहते हैं पेश किया। उन्होंने एविडेंस ये पेश किया है कि उन्होंने एनालिसिस किया है इंसान के मोहरों की, रीढ़ की हड्डी की मोहरों की शेप का, ठीक है? रिजल्ट्स पे रखिएगा, उधर ही ना रिजल्ट्स पे। मैंने हाइलाइट किया हुआ था लेकिन हम इसको जल्दी से क्या कहते हैं पढ़ लेंगे। पहले ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उन्होंने एनालिसिस क्या किया है, उन्होंने इंसानों के अंदर जो है वर्टिब्रास, उनकी शेप का एनालिसिस किया है, उनको कंपेयर किया है विद द शेप ऑफ द वर्टिब्रास फॉर ओरंगुटैन, चिंपैंजीज और दूसरे प्राइमेट्स के साथ। और इंसानों में उन्होंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। एक वो जो कि बैक की प्रॉब्लम्स और स्लिप डिस्क वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोन है और जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं होता। देयर इज़ अ सेगमेंट जिसके अंदर वेरिएशन है। इंसानों में भी सब एक जैसे वो वर्टिब्रा की शेप नहीं है। तो उन्होंने दिखाया क्या है कि वो इंसान जिनमें ये बैक की प्रॉब्लम्स और डिस्क की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी वर्टिब्रा की शेप जो है वो मिलती है
आपकी उससे ओरंगुटैन और चिंपैंजी से, और जिन इंसानों में ये प्रॉब्लम नहीं होती उनकी बड़ी डिफरेंट है, उनमें वेरिएशन है। ठीक है, अब आप ये जो रिजल्ट्स का जो सेकंड पैराग्राफ है ना, जरा इसको हाईलाइट करें। हाँ जी, इसमें उन्होंने जो एनालिसिस किया उसमें उन्होंने ये दिखाया कि canonical variant analysis indicated that the last thoracic and first lumbar vertebrae of healthy humans, I believe, ये कहना चाह रहे हैं, जरा स्क्रॉल करें। एक सेकंड सर, मैं ना इसको राइट, थोड़ा कम ही कर दूं। हाँ कम, हाँ जब हेल्दी ठीक हो ह्यूमंस, गया। हाँ। तो ये जो ज्यादा मसले होते हैं वो आपकी लोअर बैक के अंदर ही होते हैं। जो थोरेसिक से जब आप लंबर रीजन में जाने लगते हैं, वो लोअर बैक रीजन में वहां ही ज्यादा मसले होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो लोअर बैक की साइड पे थोरेसिक और लंबर रीजन के जो मोहरे हैं हेल्दी ह्यूमंस के, वो चिंपैंजीज और ओरंगुटैन से बहुत मुख्तलिफ हैं। देखिए, these first lumbar vertebra of healthy humans, chimpanzees and orangutans can be distinguished from each other. ये बड़े डिफरेंट हैं, बट उनके जो पैथोलॉजिकल ह्यूमंस के जो मोहरे हैं वो बिल्कुल चिंपैंजी की तरह, चिंपैंजीज की से आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। यानी चिंपैंजी के और हमारे कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके डिफरेंट है और कुछ ऐसे हैं जिनके बिल्कुल चिंपैंजी वाले हैं। हेलो हेलो, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है गालिब? वजह ये है कि हमारा कॉमन एंसेस्टर है और रिसेसिव भी तो ट्रेड्स आने हैं ना किसी में, पुराने वाले। ठीक है, लेकिन अगर वो बेनिफिशियल रेट था, वो पास ऑन ही होना चाहिए था ज्यादा। मसला ये है कि ये बेनिफिशियल जो है ना, वो पूरी स्पीशीज में से एकदम ही तो नहीं, जो नॉन बेनिफिशियल है वो खत्म हो जाता ना। रीसेंट एवोल्यूशनरी पास्ट है ना ये हमारा। जी, लेकिन अब आ रही है। लेकिन गालिब इसको 5 मिलियन इयर्स हो गए इस प्रोसेस को। आई डोंट नो, लाइक 5 मिलियन इयर्स एवोल्यूशनरी टर्म्स में तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, अभी सुने ना, सुने कहानी क्या है कि एक तो ये बात समझें कि एक पॉपुलेशन, इंसानों में एक पॉपुलेशन का सबसेट है जिसकी जो वर्टेब्रल शेप है ना, वो चिंपैंजी से बिल्कुल मिलती है, यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल है। और उन्हीं के अंदर, अच्छा, चिंपैंजी ज्यादा प्रॉब्लम है। चिंपैंजीज तो बाइपीडलिज्म नहीं है, मतलब कभी चल भी लेते हैं वो दो, लेकिन वो चार वो पैरों पर चलते हैं, बेसिकली क्वाड्रूपेड भी हैं, और कभी कभार थोड़ी देर के लिए वो खड़े होते हैं, बाइपीडल हो जाते हैं। तो लेकिन इंसान तो हर वक्त बाइपीडल है। तो वो ह्यूमंस जिनकी वर्टेब्रल शेप बिल्कुल चिंपैंजी से आइडेंटिकल है, वही वो होते हैं जिनमें बैक की प्रॉब्लम होती है। इंसानों ने भी इवॉल्व किया, इसका मतलब है इंसानों में भी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं, हर चीज में ही वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। तो वो लेकिन ये कि और वो परसिस्ट की हुई है। अब जरा इसको स्क्रॉल डाउन करें जस्ट टू गेट अ सेंस कि ये कितने परसेंटेज लोगों में ये बैक की प्रॉब्लम्स होती है। ये कोई फ्रिंज नहीं है, कोई 1%, 2%। स्क्रॉल डाउन करें, मुझे वो हाईलाइटेड वाला वर्जन, सॉरी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया, मैंने गलती से ये कहाँ पे जाऊंगा मैं, मुझे ये बताएं। मैं खासी बैकग्राउंड के स्टार्ट में था, इस पेज के ऊपर ही था कहीं। यानी बैक पेन इज एन इम्पोर्टेंट, टॉप पे बैक पेन इज एन इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, सेकंड सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं, 22 से 65% ऑफ पीपल विल एक्सपीरियंस बैक पेन एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। ठीक है, यानी ये वाली जो आपकी, और ये ज्यादातर डिस्क रिलेटेड इश्यूज ही हैं, तो ये इस स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करता है। यानी वो सारी बातें उन्होंने लिमिट्स बताई हैं, लेकिन आप इसके दरमियान में कोई 30% भी लिख लें, कोई 40% भी रख लें, तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, ये कोई फ्रिंज चीज नहीं है। इसका मतलब इंसानों में, यानी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग हैं जो कि जिनकी ये शेप बिल्कुल चिंपैंजी से मिलती है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने इवॉल्व किया है और उनको बैक प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन इंसानों में बहुत बड़ी सेगमेंट में होती है। अब आप एक और एंगल से इसको देखें। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि जो आपके ये जो क्वाड्रूपेड्स हैं, जितने आपके ये मैमल्स में देख लें, इनमें आप ये देखें जो बैकबोन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यानी पैरेलल टू अर्थ, जमीन, वो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, अब जो उसके नीचे के जो मसल्स हैं बैकबोन के,
उनको वो बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो बैकबोन तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने की तरफ उसकी टेंडेंसी होगी। तो उनकी जितने जानवर हैं इनमें बैकबोन को सपोर्ट करने के लिए जो नीचे के जो मसल्स हैं, बैकबोन के नीचे जो मसल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और ऊपर वाली साइड पर मसल्स ना होने के बराबर हैं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है ना। मतलब ऊपर, और आपने देखा है वो बैकबोन तो ऊपर वाली साइड पर तकरीबन एक्सपोज्ड ही होती है। अब जब आज यानी कि वो ईद का दिन है, पुराने जमाने में आपने कभी किसी बकरे के ऊपर हाथ फेरा हो या कुछ किया हो, तो वो आप उसकी रीढ़ की हड्डी आपके हाथ में आ जाती है, जिंदा बकरे के हाथ की जब आप करें तो आप वो बिल्कुल एक्सपोज होती है, ऊपर कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। नीचे बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसने नीचे गिरना है। अच्छा, अब आप आ जाएं, आप इरेक्ट पोस्चर में कन्वर्ट कर दें इसको। इस ये जो थॉट हमने किया ना कि जो नीचे के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ऊपर के मसल्स है ही नहीं है। तो क्या है कि जब आप इरेक्ट पोस्चर में किसी को लेकर आएंगे, तो जो नीचे वाली जो साइड थी वो आगे आ जाएगी, जो ऊपर वाली साइड थी वो पीछे चली जाएगी। ऐसा ही होगा। हाँ, ना सिर्फ एक्सपोज्ड है बल्कि अब उसको पीछे से भी चाहिए प्रोटेक्शन। मजे की बात क्या है, मजे सपोर्ट चाहिए, सॉरी, कि जो डिस्क हर्निएशन और स्लिप डिस्क होती है ना, उनमें ज्यादातर की जो डिस्क की जो मूवमेंट है, वो स्लिप करने की जो मूवमेंट है वो पीछे की साइड पर होती है, क्योंकि आगे की साइड पर सपोर्ट के मसल्स हैं। हाँ, तो इससे साफ पता चल जाता है कि हम क्वाड्रूपेड एनिमल से ही इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ जी। तो जाहिर बात है कि ये एक, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे डिजाइन फ्लॉज हैं। आपने रेटिना की बात की थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन फ्लॉ है। ये तो खैर बहुत ही बड़ा है। और गाइफोसिस का भी जैसे प्रॉब्लम होता है काफी लोगों को, जिसमें उनकी पीठ झुक जाती है, और समटाइम्स ये जेनरेशनल प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है फैमिलीज में कि उनको ऑनगोइंग जनरेशंस में हो रहा होता है, वन आफ्टर अनदर कोई ऑफस्प्रिंग आता है जिसमें ये प्रॉब्लम बहुत प्रेवलेंट होता है। तो वुड दैट बी because of that feature, that gene that stayed in human beings? It is entirely possible. जो इस ancestral shape hypothesis के context में और with supporting evidence in favor of this hypothesis की light में ये बात तो हमें क्लियर हो रही है कि जो वर्टिब्रा की जो शेप है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, और वो ओवरऑल शेप ऑफ द स्पाइन, जो ओवरऑल जो शेप है, वैसे तो इंडिविजुअल मोहरे हैं ये आपके, लेकिन वो ओवरऑल जो आफ्टर कनेक्शन, उसको भी वो इम्पैक्ट करती है। अब वो जो शेप है वो तो भाई एट द एंड ऑफ द डे जो मॉर्फोलॉजी है वो तो जेनेटिक्स डिटरमिन कर रही है। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि एनीथिंग लाइक दिस कुड रन इन फैमिलीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे if we have inherited this from a common ancestor which we and chimpanzees share, so it is already an evidence that it is running in families, but on a longer time scale. ठीक है ना, ये भी तो क्या कहते हैं, एक किस्म की फैमिली में रन कर रही है, तो इमीडिएट टाइम स्केल के अंदर तो डेफिनेटली रन करेगी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड जब ये इन्होंने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है कि वर्टिब्रा की शेप से इन प्रॉब्लम्स का ताल्लुक है। शेप अल्टीमेटली आपकी जीन से डिटरमिन हो रही है, तो ऑफ कोर्स इसमें हेरिटेबिलिटी होगी और इनहेरिटेड फैक्टर होगा। चले, मैंने इतना ही करना। ठीक है सर, चलें फिर सर एंड करते हैं अब हम लोग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।